नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके वनडे एग्जामिनेशन का, तो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो देखने से एक चीज़ अनुभव में आएगा कि एग्जाम को कैसे करेक्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था दोस्तों। कौन अपनाया था? ऑटोमन, ये भारत में जो अपनाया था ऑटोमन युद्ध पद्धति, ये बाबर अपनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? बाबर जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक माना जाता। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर जो है इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। और इब्राहिम लोदी जो है मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था दोस्तों। तो ये बाबर ही थे। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो मक्का जो सऊदी अरब में है। कहाँ पड़ता है मक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार जो है मक्का मक्का क्वेश्चन आ जाता है कि मक्का कहाँ है, तो सऊदी अरब में पड़ता है ये मक्का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखते थे दोस्तों। कौन लिखते थे? गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है उसमें बंजारे को सामान्यतः क्या कहते थे? कौन थे सामान्यतः? तो व्यापारी थे वो। क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामनी वंश के संस्थापक कौन थे? यामनी वंश का ही दूसरा नाम गजनी वंश है। गजनी वंश या यामनी वंश इसी को बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि मोहम्मद गजनी जो थे किस वंश के थे? तो यही यामनी वंश के थे। क्लियर हो गया होगा? तो ये क्वेश्चन है कि यामनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अलप्तगिन थे। कौन थे? अलप्तगिन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यामनी वंश के, गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? अलप्तगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। एमबीटी इसको बोलते हैं। ये 1333 ईस्वी में भारत आया था और दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली जब यह पहुंचा इब्न बतूता, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर के इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये मोरक्को के, इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के थे ये? मोरक्को के निवासी थे, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था और दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनकी विद्वता से खुश होकर के इनको काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में अपना दूत बना करके जो है इसको चाइना भेजा था। क्लियर हो गया होगा? 1342 ईस्वी में इनको अपना दूत बना करके चाइना भेजा था। तो क्लियर हो गया होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो भी हम लाइनें बोलते रहेंगे उसको कृपया आप जो है ना ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
और एग्जाम में जो है एक एक लाइन का महत्व होता है दोस्तों। क्वेश्चन है, ये छड़ी हो जाएगा, ये छड़ी कर लीजिएगा, छोड़ी लिख दिया है, छड़ी, छड़ी रॉड, छड़ी या रॉड होता है, छड़ी को रॉड बोलते हैं। रॉड के आकार की जीवाणु क्या कहलाता है? रॉड का जो आकार का जीवाणु होता है उसको क्या कहते हैं? तो भेसिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेसिली बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदेड़ लोकगीत, खुदेड़ लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? खुदेड़ लोकगीत जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से है? ये उत्तराखंड से। खुदेड़ लोकगीत जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, या मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। क्लियर। ध्यान में रखिएगा, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर की ओर संकेत करती है। सभी लोग जानते हैं। आप इसका सही सही आंसर मारिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है? 17वीं जो मिस यूनिवर्स हुआ था 2021 में, वो कौन जीत गई थी? तो हरनाज संधू जीती थी। ये हरियाणा की है। हरनाज संधू कहाँ की है? हरियाणा की है, अर्थात भारत हो जाएगा। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 जो जीत ली है हरनाज संधू जीती थे, जो कि भारत की है। क्लियर। भारत के हरियाणा की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? तो 4 वायुदाब कटिबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 वायुदाब कटिबंध है। क्लियर। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, और यही सब एग्जाम में जो है सफलता दिलाने की काम करता है दोस्तों। क्योंकि जब आप यूनिक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप सभी लड़कों से आप अलग रहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो विशालकाय नदी घाटी परियोजना को जो है, नदी घाटी परियोजना जो है, इसी को भारत का आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। विशालकाय नदी घाटी परियोजना को, विशालकाय नदी घाटी जो परियोजना है भारत में, इसी को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? यानी कि कितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी, अर्थात 0 हो जाएगा। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई अगर जाएंगे, कितना? 120 किलोमीटर की ऊंचाई अगर चले जाएंगे तो वहां जो है क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो डायनमो का काम है। किसका काम है? डायनमो का काम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि विद्युत मोटर का काम क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर। विद्युत एनर्जी को किस में बदलता है? वो यांत्रिक एनर्जी में बदल देता है विद्युत मोटर। क्लियर। क्योंकि विद्युत मोटर अगर लगाते हैं तो देखिएगा, लाइन दीजिएगा और उससे पानी बाहर निकलता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा
सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो पूर्वी चंपारण में होता है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? पूर्वी चंपारण में होता है। जबकि कम सिंचाई जो होता है वो शिवहर में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में नलकूप द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो पूर्वी चंपारण में होता है, जबकि न्यूनतम सिंचाई जो होता है वो शिवहर में होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1978 के बाद 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वारा फिर से खोल दिए गए हैं? ये द्वार हो जाएगा, द्वारा नहीं है, द्वार हो जाएगा। ये जो है द्वार है। कहता है कि 1978 के बाद किस मंदिर के रत्न भंडार के द्वार फिर से खोल दिए गए हैं? तो वह कौन सा मंदिर है? तो ये भगवान जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों। कौन है? भगवान जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा पुरी में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा के पुरी में है भगवान जगन्नाथ मंदिर। क्लियर? यही जो है मंदिर को क्या किया है? खोल दिया गया है 1978 के बाद, हाल ही में इधर खुला है। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा है? एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत द्वारा कब तक रखा है? तो 2030 ईस्वी तक रखा है दोस्तों कि एचआईवी एड्स को जो है भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। एचआईवी एड्स को कब तक खत्म कर दिया जाएगा? 2030 तक लक्ष्य रखा है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लक्ष्य वाला जो है क्वेश्चन एक दो बार हमेशा जो है एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। उसी प्रकार नेट जीरो जो है उत्सर्जन का कब तक लक्ष्य रखा है? तो 2070 ईस्वी तक रखा है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की चर्चा हम लोग करेंगे और एक एक ऑप्शन को देखते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर? 2024 में जो है 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 में, इटली में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है लिथुआनिया में हुआ। तो ये बिल्कुल सत्य है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ ये लिथुआनिया में हुआ, ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया होगा। जबकि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। कुल देश जो है नाटो में 31 है। मुख्यालय जो है नाटो का वो ब्रुसेल्स में है। ध्यान में रखिएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और नाटो का जो 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ लिथुआनिया में हुआ। तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा में हुआ। तो बिल्कुल जो है ये नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में, वो युगांडा में होगा। क्लियर हो गया होगा। जबकि 18वां जो हुआ था शिखर सम्मेलन नाम का 2019 में हुआ था और वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था नाम का 2019 में हुआ था और वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि ये देखिए 19 के बाद 24 में हुआ है युगांडा में। 5 साल के बाद ये नाम का शिखर सम्मेलन 19वां हुआ है जो कि 2024 में हुआ, ये युगांडा में होगा। क्लियर? तो नाम में जो है कुल देश जो है 120 है। जबकि नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके रखिएगा। G7 का स्थापना 1975 में हुआ था। जबकि कुल देश जो है G7 में 7 गो है, इसीलिए इसका नाम G7 पड़ा है। क्लियर? और G7 है ये विकसित देशों का ये जो है ना संगठन है। क्लियर हो गया होगा। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ 2024 में इटली में हुआ, ये बिल्कुल सत्य है।
जबकि 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ, इसके पहले वाला 49वां G7 शिखर सम्मेलन हर साल होता है, 2023 में जो हुआ वो जापान में हुआ था। क्लियर? इन सभी पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये सभी सुमेलित है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो G7 के बारे में फिर से थोड़ा बोल देते हैं। G7 का स्थापना जो है 1975 में हुआ था। कुल देश 7 है। क्लियर? और सभी जो है विकसित देशों का ये समूह है। क्लियर हो गया होगा। और 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो जापान में हुआ था, पिछले साल हुआ था। क्लियर? 33वां जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में लिथुआनिया में हुआ है। 19वां जो नाम शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ वो एगांडा में हुआ था। और नाम का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ पिछले वाला 2019 में हुआ था, 5 साल के बाद हुआ है, ये अजरबैजान बाकू में हुआ था। और नाम का जो स्थापना हुआ 1961 ईस्वी में। कुल देश 120 है नाम में। क्लियर? तो ये सभी पॉइंट्स को आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत, ये स्वदेश निर्मित है, ध्यान में रखिएगा, स्वदेश निर्मित है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, स्वदेश निर्मित। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपान है। ये देखिए कुपान लिख दिया है, कृपान होगा, कृपान। क्वेश्चन है कि भारत द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपान, ये कृपान है, किस देश को तोहफे के रूप में दिया है? कृपान को जो है किस देश को तोहफे के रूप में दिया है? तो ये वियतनाम को दे दिया दोस्तों। किसको दिया है? ये वियतनाम को दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वियतनाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ये हीरो जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत जीत लिया दोस्तों। कौन जीता है? भारत जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए पंजाब ऑप्शन दे दिया है, इसको सही कनाडा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? भारत जीता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो निराक्षी है दोस्तों। क्या है? निराक्षी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में द्रविडियन प्रजाति पाई जाती है? भारत के किस भाग में द्रविडियन प्रजाति पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ द्रविडियन प्रजाति पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। भारत में द्रविडियन प्रजाति का संकेंद्रण जो है दक्षिण भारत में है। यह प्रजाति निग्रो प्रजाति के अंतर्गत आता है। प्रजाति का निर्धारण जो है बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इन लक्षणों से में त्वचा का रंग, बालों का रंग, शारीरिक कद, मुखाकृति, नेत्रों का रंग, आकृति एवं होठ का आकार को शामिल किया जाता है। तब जाके जनजाति की पहचान होती है दोस्तों। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन को कहा जाता है। ये हिग्स बोसॉन जो है इसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। क्लियर? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित 1964 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल के परमाणुक अवधारणा को पेश किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों के अहम योगदान को देखते हुए सर्न के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को हिग्स बोसोन नाम दिया है। बिग बैंग थ्योरी को हिग्स बोसोन नाम दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के रोकथाम में किसका इस्तेमाल होता है? तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर?
रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में किसका इस्तेमाल होता है? तो कोबाल्ट 60 का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? गिरनार पर्वत की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार की चर्चा कर रहा है, किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया है? ये तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। जबकि जीर्णोद्वार अगर पूछ देगा तो जीर्णोद्वार जो करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन इससे बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त नामक गवर्नर ने करवाया था। क्लियर। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार करवाया था रुद्रदामन प्रथम के समय में हुआ था, जबकि पुनरुद्वार जो है सुदर्शन झील का किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया था। क्लियर। ये तीनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितने बार लगा है? बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितने बार लगा है? तो 8 बार लगा है दोस्तों। कितने बार लगा है? 8 बार लगा है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। प्रथम बार जो लगा था 1968-69 में लगा था। उस समय राज्यपाल जो थे, कौन थे? उस समय राज्यपाल जो थे कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो थे। और मुख्यमंत्री जो थे उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में प्रथम बार 1968-69 में लगा था। भोला पासवान शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे और नित्यानंद जो है कानूनगो राज्यपाल थे। क्लियर हो गया होगा। जबकि अंतिम बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा 2005 में लगा था। अंतिम बार जो 8वां बार जो राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में 2005 में लगा। राज्यपाल उस समय कौन था? सरदार बूटा सिंह थे, जबकि मुख्यमंत्री जो थी और राबड़ी देवी थी। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा। नीतीश कुमार 2020 में जो है कार्यवाहक सीएम भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नीतीश कुमार जो है 2020 में कार्यवाहक सीएम भी रह चुके हैं। क्लियर। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा जो अवधि लगा है वो 262 दिन का लगा है। ये बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे लंबी अवधि का जो राष्ट्रपति शासन लगा है सबसे लंबी अवधि का जो राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में वो 262 दिन का लगा है। जबकि सबसे कम अवधि का जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो मात्र 7 दिन का लगा है। ये ध्यान में रखिएगा। ये सभी कभी कभी दिन भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो अब तक जो है 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्लियर। पहला बार 1968-69 में राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो, सीएम भोला पासवान शास्त्री। अंतिम बार 8वां जो लगा 2005 में लगा, राज्यपाल सरदार बूटा सिंह और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। क्लियर हो गया होगा। नीतीश कुमार 2020 में कार्यवाहक सीएम भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा जो राष्ट्रपति का जो अवधि रहा है 262 दिन का रहा है बिहार में, और सबसे कम जो अवधि रहा है 7 दिन का रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस समय जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एडवर्ड चामियार थे। 1916 से 17 तक रहा था एडवर्ड चामियार। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे एडवर्ड चामियार थे। कौन थे? एडवर्ड चामियार थे। क्लियर। और स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हुआ
मनमोहन अग्रवाल हुए, जो कि 1948 से 1950 तक रहा था। क्लियर। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया 214 के अनुसार। अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 214, उसमें वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। क्लियर। मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश जो है 60 वर्ष के आयु तक जो है पद पर रह सकते थे। मूल संविधान की बात कर रहा है कि मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश जो है 60 वर्ष के आयु तक पद पर रह सकते थे, परंतु 15वां संविधान संशोधन हुआ। परंतु 15वां संविधान संशोधन के द्वारा अब वे जो है 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पहले पक्षी गैलरी को स्थापना किया है? भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? तो भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी का जो है स्थापना किया है? ये उत्तराखंड किया है। कौन किया है? उत्तराखंड किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि जो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो बेलेजली ने किया था। किसने किया था? बेलेजली ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो देवगिरी का जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था तो उस समय जो थे रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे देवगिरी का शासक। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किए थे देवगिरी पर उस समय रामचंद्र देव थे। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता जो थे गंगा नारायण थे। कौन थे? गंगा नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।